How are you? Hope you all are fine. Today we will do 6.3 selection, meaning and process. लास्ट वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट के पॉइंट्स किए थे। आज हम करने जा रहे हैं सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन का। जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनमें से कुछ बेस्ट पर्सन्स को, बेस्ट एप्लीकेंट्स को चूज़ करके हम सिलेक्शन जो करते हैं, ये एक प्रोसेस है, एक डेलिब्रेट एफर्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लार्ज मेंबर्स में से या लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से एक फ़िक्स नंबर ही जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं थ्रू सिलेक्शन की प्रोसेस जो है जब एक बार स्टार्ट होती है, वंस द नीड ऑफ द एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। Under the process of recruitment, different sources of perspective जैसा कि आपने देखा ही है कि जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस में हमारे जो भी डिफरेंट पर्सन हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, हम सर्च करते हैं, कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर रिक्रूट करें, मींस एप्लीकेशंस फिल करें। और जो भी उनमें से सिलेक्टेड पर्सन होता है वो सिलेक्शन के द्वारा जो है चूज़ किया जाता है। और जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, या हम पॉजिटिव उसको कह सकते हैं, एक एक्ट है। लेकिन जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारी नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें से हम कुछ पर्सन्स को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव प्रोसेस रिक्रूटमेंट को क्यों कहा? क्योंकि जो भी पर्सन हैं वो सबकी एप्लीकेशंस ले ली जाती हैं, उनमें से कुछ बेटर पर्सन ही चूज़ किए जाते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिलेक्ट होते हैं। करते हैं बात सिलेक्शन की। सिलेक्शन इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। एक तरह से स्क्रीनिंग करना है पर्सन की, जिसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को हायर किया जाता है। डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर। Selection is the process in which candidates for employment are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not। तो डेल ऑर्डर ने कहा है कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंडिडेट आए थे उनको दो क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जिनको जॉब देनी है, दूसरे वो जिनको जॉब नहीं दी जा रही। ऐसे ही वेरिज एंड कुटेज के अकॉर्डिंग सेलेक्टिंग मैनेजर इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट द पोजीशन रिक्वायरमेंट। उस पर्सन को चूज़ करना जो कि बेस्ट है उस पोजीशन के लिए, जो भी हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी। नेक्स्ट है स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें जब हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोसेस पूरी होने से पहले जो है हमको डिफरेंट स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनको देखते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का टेस्ट रखा जाता है, इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, फिर जॉब ऑफर की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉई के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी जॉब के बारे में। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये 8 स्टेप हैं जो 1 बाय 1 सीक्वेंस में ही चलेंगे।
सबसे पहले हम करते हैं क्या, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में देखेंगे आप help the concerned manager eliminate unqualified or unfit applicants based on the information supplied in the application forms। मैनेजर की हेल्प लेकर अनक्वालिफाइड पर्सन या जो आपकी जॉब के लिए फ़िट नहीं है पर्सन, उनको उनकी एप्लीकेशन को हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प रिजेक्ट misfits for reasons which did not appear in the application form। ये इंटरव्यू हेल्प करते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जो कि हमारी अकॉर्डिंग नहीं है, उन एप्लीकेशंस को इसमें से हटा दिया जाता है। इंटरव्यू क्या होता है, इट रेफर टू टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू interaction between the interview and the interviewer and the applicants with a view to finding the suitability of candidate as per the job requirement। जो हमारे फेस टू फेस जो इंटरव्यूअर और एप्लीकेंट्स के बीच में हमारे कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो बात है वो हमारी इंटरव्यू कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, सिलेक्शन टेस्ट। In the selection process, selection tests have an important place. Through these tests, ability and skill of the candidate are measured। सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन टेस्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट टेस्ट जो हैं एक कैंडिडेट्स के लिए जाते हैं जिससे उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल को मेज़र किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इट इज़ यूज टू मेज़र द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन के अंदर इंटेलिजेंट IQ उसका चेक किया जाता है इसके थ्रू। उसकी पर्सन की एबिलिटी, उसका डिसीजन लेने की पावर, तो ये सारी चीज़ें भी जजमेंट की जाती हैं। साथ ही साथ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है इट इज़ यूज टू मेज़र द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। न्यू स्किल कितनी जल्दी से पर्सन सीख सकता है, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसके अंदर कितना डेवलप है वो कैपेसिटी देखी जाती है उस चीज़ की। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, साथ ही साथ नो क्लू ए पर्सनस इमोशंस, हिजर रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एट्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स हम उसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या है, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल जो है उसके अंदर वो देखते हैं, उसकी नॉलेज का लेवल देखते हैं, साथ ही साथ उसका प्रोफेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उससे मेज़र करते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, कितना वो इंटरेस्ट लेता है, वो पैटर्न जो है वो देखा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात कही है, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज़ दैट former measure the potential to acquire skill and the later actual skill possessed। means यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन में एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो लर्निंग स्किल्स हैं वो मेज़र की जानी, कि किस तरीके से हम उसको डेवलप करें तो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो अब उसके बीच में जो स्किल हैं वो ट्रेड टेस्ट के थ्रू हम बता सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट उसके सीखने की क्षमता तक कि वो कितनी स्किल तक सीख सकता है, और जो वो दूसरा हमारा है ट्रेड टेस्ट एक्चुअल अब उसमें कितनी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो मेज़र करना है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हैविंग सक्सेसफुली क्लियर ऑल द टेस्ट। जब सारे टेस्ट ले लिए जाते हैं तो पर्सन से फेस टू फेस बात की जाती है, उसकी टॉकिंग का वे, कंडक्ट करने का, किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से वो इंटरेस्ट लेता है, या उसकी मैच्योरिटी कितनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। साथ ही साथ जो है मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है
physical quality, verification of academic degrees, interest in works, quick witness and general intelligence, memory power, etc. तो यहाँ पर जब हम बात करें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू की, कैंडिडेट इज ए फिजिकली और मेंटली एग्जामाइन, those found deficient are not included in subsequent process. It is the first stage of process of selection which has already been explained. पहले से ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हम इसमें। फाइनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें जो 2 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज जो है वो पर्सनल की मैनेजर कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट, दोज फाउंड सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ अप्राइजल आर डायरेक्टेड फॉर इंटरव्यू विद दोज डिपार्टमेंटल मैनेजर हैंड put the demand for their services. Departmental manager converse face to face with the candidate on the basis of the nature of the work and having satisfied himself declare the latter successful in the interview. तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में पर्सन जो है वो उसको फिजिकली और मेंटली जो है एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि कोई भी डेफिशिएंसी जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है पहले देखी जाती हैं। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड वो कितना काम कर पाएगा, उसका क्या वो क्या डिमांड करता है, क्या अदर सर्विसेज करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है, क्या उस पर्सन में वो चीज़ है या नहीं, वो फेस टू फेस पर्सन के साथ बात करके उसके वर्क के बारे में बात करके, नेचर ऑफ द वर्क के सेटिस्फाई किस बात पर होगा वो, तो ये सारी बातें जो हैं करके क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। उसके बाद बैकग्राउंड कैसे चेक होता है, पर्सन की कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं या उसके कोई फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर ले लिए जाते हैं, या फिर जो जिससे हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिल सके वो ले ली जाती है कि वो कैसा पर्सन है। फ़ोन से या फिर हम पर्सन से कांटेक्ट करके जो है उससे का रेफरेंस जो है चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उसके दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं हमारे, जिससे हम चेक करें। नेक्स्ट है सिलेक्शन का डिसीज़न। अब जब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, सिलेक्शन का टेस्ट हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, रेफरेंस चेक हो जाता है, तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है जिसमें सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, वो बात आ जाती है। तो पर्सन जो है उसमें से सॉर्ट आउट किए जाते हैं, जिसमें जो पर्सन में एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू आवर डिपार्टमेंट, तो वे वो जो है सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद उन पर्सनस का एक लास्ट और कह सकते हैं कि हम मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें उसकी फ़िज़िकल फिटनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो पर्सन, या फिर टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए कभी आपको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़े उसकी ट्रीटमेंट करने से रिलेटेड, तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले से चेक करा ली जाती हैं, जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल ना हो। 7th हमारा पॉइंट आता है जॉब ऑफर। फिर बाद में जब मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट हो जाता है तो हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम उसको जॉब ऑफर कर देते हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द एक्सेप्टेंस। अ पर्सन जब अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया जाता है कि जिसमें हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंडीशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो जो है एक पेज पर, या हम कह सकते हैं कि उसमें बता दी जाती हैं। एक अटेस्टेशन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ लगा दिए जाते हैं और वो जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो कि फ्यूचर में नीड होने पर जो है या हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका विटनेस होने के लिए रख लिया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट बातें जो हैं वो मेंशन होती हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, जैसे कि जॉब का टाइटल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सर्विसेज की डेट क्या है, क्या सैलरी, क्या अलाउंस, क्या वर्किंग आवर्स हैं, कितनी लीव प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से उसको रहना होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, टर्मिनेट करने का क्या प्रोसीजर है, ग्रीवेंस को रिमूव करने का किस तरीके का प्रोसीजर होगा, तो ये सारी प्रोसीजर जो है उसमें किए जाते हैं। वो सारे हम पॉइंट जो है इसमें क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग जो है, अब पर्सन को जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उसको अपने काम से संबंधित या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स, जिस तरीके से काम करना है वो बताया जाता है। अगर हम पर्सन्स को काम सिखा देते हैं तो वो मिस्टेक कम करता है, जिससे पर्सन जो है इफ़ेक्टिव एफिशिएंटली गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, हमारी कॉस्ट कम आती है। तो मेन अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 6.4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलप द टैलेंट ऑफ पर्सनल्स, ये और डेवलप कर देती है पर्सन के टैलेंट को, जो कि एक इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे बिजनेस के लिए। इट डज नॉट अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट, ये कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस जो है कंपनी के लिए लेकर आती है। आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बीइंग डज अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस, द नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग among the different factors of production like capital, material, machinery, people, etc. Human resources is the most important, and as the efficient utilization of all other resources depend upon the efficiency of human resources. That is why special attention need to be given to make ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट। तो इसी तरह से जब हम पर्सन का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर हम पर्सन को ट्रेंड कर देते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मटेरियल्स हैं, मनी है, उनका मशीनरीज हैं, उनका बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो करते हैं हम यहाँ क्या है ट्रेनिंग। Human resource point toward the human factor of production, which is itself include employees of all levels। तो ये सभी टाइप के पर्सन्स को, जितने भी हमारे लेवल्स हैं, लो लेवल के पर्सन हैं चाहे मिडिल लेवल के पर्सन हैं, हर लेवल पर हमारे को जो है ट्रेनिंग की नीड पड़ती है और हर जगह पर पर्सन्स की नीड भी पड़ती है। डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स, टू डेवलप वर्सटाइल among them. Now the question arises, is necessary to make employee of all level expert in every field? While answering the question, it can be said that in comparison to others, managerial level employee need to more expert in every field because they need to develop ability to handle new responsibility in futures। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जो भी हमारे डिफरेंट सारे लेवल्स हैं, क्या वहाँ सभी पर ओवरऑल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन हाँ मैनेजरियल लेवल के लिए जो हमको पर्सन चाहिए वो हर चीज़ में डेवलप होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा तो वो कोई भी काम जो है ईजिली कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड is more essential for supervisor and workman category to make them expert in their respective field to which they are directly related, instead of all the fields. One effort is made to make an employee expert at doing a particular job, then it is called training। तो हम ट्रेनिंग के थ्रू जो है पर्सन को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पर्सन की नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप करती है, इंक्रीज़ करती है, जिससे वो सक्सेसफुली अकॉम्प्लिशमेंट कर सकता है उस स्पेसिफिक जॉब पर। फिलिपो ने कहा है, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। उसकी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, फीचर ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जो भी हम ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं वो एक्सपेंसेस जो करते हैं हम, वो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। देखो, जब पर्सन को ट्रेंड किया जाता है तो ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट्स भी बुलाने पड़ते हैं और कुछ अमाउंट जो है वो खर्च भी करनी पड़ती है। तो वो अमाउंट जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए वेस्टेज नहीं है, क्योंकि अगर हम अनट्रेंड पर्सन को जॉब पर रखेंगे तो अनट्रेंड पर्सन जब जॉब पे काम करेगा तो वो वेस्टेज करेगा
खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही साथ हमारे मटेरियल को, मनी को, मशीनरीज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या है, ट्रेनिंग पर अगर खर्च कर दें तो वो पूरे टाइम के लिए पर्सन के साथ रहेगी, साथ ही साथ पर्सन का डेवलपमेंट तो हुआ ही हुआ, हमारी जो मटेरियल, मनी, मशीनरीज जो हैं वो भी यूज़ बेटर हो पाएंगी और वेस्टेज नहीं होगी। इसीलिए वो वेस्टेज बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए। सेकंड हमारा पॉइंट है रिलेट टू ए स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग जो है डज नॉट मीन इंक्रीज इन द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इंक्रीज करना नहीं है एम्प्लॉयज़ की, इसमें पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड जो भी आपको काम कराना है, उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जो परफॉर्म करवानी है उसको इंक्रीज करना है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो वेस्टेज कम करेगा, कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो बेटर क्वालिटी जो है आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप ट्रेनिंग से करते हैं। साथ ही साथ पर्सन के लिए भी कैसे सेफ होगा, क्योंकि पर्सन को जब बनाना आ जाएगा तो वो कहीं भी जॉब करे, किसी भी कंपनी में करे, तो वो क्या है, उसमें डेवलपमेंट जब हो चुका है तो वो ओवर जो डेवलपमेंट हुआ है उसका, तो वो कहीं भी जॉब कर सकता है। साथ ही साथ वो एक्सीडेंट से बचता है और सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। और जितना ज़्यादा वो ट्रेनिंग से सीख पाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जितना प्रोडक्शन करेगा उतना प्रॉफिट उसको, उतनी सैलरी उसको ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग इज नॉट ए प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन गो। Whenever a new method or new technology it is adopted, an organization training become imperative. Thus, whenever there is any change in business, there is a need for training. In business change do occur continuously. तो इस तरीके से continuous process है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। नई टेक्नोलॉजी आने पर भी चलेगी, नया मेथड अडॉप्ट करने पर भी चलेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करने पर भी चलती जाएगी। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कही जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, दोनों जो है वो डिफरेंट है। ट्रेनिंग जो है वो क्या एम्प्लॉयज़ को स्किलफुल बनाता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है कि हर फील्ड में, ऑल फील्ड में उस नॉलेज हो जाना उस पर्सन को, या हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट हो जाए। तो वो जो है ट्रेनिंग जो है इज एसेंशियल फॉर ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ वाइल नीड फॉर डेवलपमेंट इज रिलेटिवली मोर द मैनेजरियल क्लास। ट्रेनिंग तो हर लेवल पर जरूरत पड़ती है, लेकिन डेवलपमेंट की जरूरत जो है वो मैनेजरियल लेवल के लिए पड़ती है, अदर में नहीं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। बिल्कुल, ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, हम वहाँ पर काम को करके देखते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर हम थियोरटिकल नॉलेज देते हैं। नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय आर इंक्रीज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब बाय इम्पार्टिंग रेलिवेंट training, while his general knowledge and understanding are increased by imparting education. For instance, when a worker is taught to make a machine by assembling some parts is called training. On the contrary, when a person join an engineering course is called education. नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्या है इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग की, सभी को पता चल चुका है क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो क्या है, जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस में, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। अब उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, नई टेक्निक के अकॉर्डिंग डेवलप करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी को, मोर प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बनाने के लिए हम क्या, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो है जीत हासिल करा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सरवाइव करने के लिए, आपको रहने के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए आपको टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग की दिलानी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़ के लिए जो इम्पोर्टेंस हैं वो हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मोस्ट इकोनॉमिकली एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर जब हम पर्सनस को, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क के लिए, हर लेवल के लिए जो मशीनें प्रोवाइड करते हैं, तो हर पर्सन को अगर मशीन चलानी नहीं आती है तो वो वेस्ट करेगा। तो उससे बचाने के लिए हमको क्या है, ट्रेनिंग की फैसिलिटी जो है देनी होगी, ट्रेंड करने होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो मटेरियल को प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे और वेस्टेज जो है वो मिनिमम कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही कि पर्सन जब ट्रेंड हो जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है और एक दिन में जितनी क्वांटिटी पहले बना रहा था, अब वो जब ट्रेनिंग के बाद जो है अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी बना पाएगा। उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी बनाने की जो स्किल है वो अच्छे से बना पाता है, जिससे वेस्टेज तो साथ ही कम होती है, साथ ही साथ आउटपुट जो निकल कर आता है क्वांटिटी का और क्वालिटी का वो गुड होता है। नेक्स्ट हमारा है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न। ट्रेंड एम्प्लॉय आर स्किल्ड इन देयर जॉब सो देयर वर्क डज नॉट रिक्वायर मच सुपरविज़न। तो यहाँ पर पर्सन जहाँ पर कम जब हम पर्सन को ट्रेन कर देते हैं तो वहाँ हमारे को अलग से कोई सुपरवाइज़र रखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र का काम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि पर्सन खुद ही अच्छा प्रोड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। पर्सन छोड़कर क्यों जाता है, या तो उसको काम नहीं आता जिसकी वजह से उसकी मिस्टेक निकलती हैं तो उसको डांट पड़ती है, तो उस वजह से पर्सन जो है वो छोड़ कर जाता है। लेकिन जब पर्सन को काम अच्छे से आएगा, उसकी मिस्टेक नहीं होंगी, तो वो पर्सन क्यों छोड़ के जाएगा, क्यों एब्सेंट रहेगा, क्यों लेबर टर्नओवर रहेगी। तो यहाँ पर लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग स्टिमुलेट मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ अडेप्ट themselves quickly to न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो है चेंज करना, जो हम बात करें कि पर्सन जो है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करने की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि पुराने पर्सन जो होते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग थे, टाइम टू टाइम जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पर्सन जो है उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, लेकिन अगर हम उनको इम्प्रूव करा सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो पर्सन जो ओल्ड पर्सन है उनका भी मेंटली डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉइंट है हमारे। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। पर्सन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे पर्सन ज़्यादा सीखकर ज़्यादा कमा सकता है। सेकंड इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जिस पर्सन को काम करना आता हो उसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप ये सब मानते हैं कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी रहे, कहीं और भी अगर जाना चाहे तो वो इजीली जा सकता है, क्योंकि उसको काम आता है, वो ट्रेंड हो चुका है। थर्ड हमारा पॉइंट है फ्यूअर एक्सीडेंट कम होते हैं, जिससे उसको चोट नहीं लगती, बच जाता है, वो सेफ रहता है। पर्सन की जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो वर्कर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है उससे, अगर वो ट्रेनिंग से काम करता है। तो नेक्स्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। जब पर्सन अच्छे से काम कर रहा है तो वो अपनी जॉब में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है और ख़ुद भी उस जॉब से सेटिस्फाई होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि और एक एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड ऑफ ट्रेनिंग का। मेथड ऑफ ट्रेनिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।